नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है। प्रहार में बात होगी संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की डेंटिंग पेंटिंग की। बताएंगे आपको नोएडा में इंजीनियर की मौत के कितने गुनहगार सामने आए। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस ईडी का राउंड 2 शुरू हो सकता है। कल ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता जा रहे हैं। आईपैक के ठिकानों पर रेड मारने वाले ईडी अधिकारियों के साथ ईडी डायरेक्टर मीटिंग करेंगे, रेड की डिटेल लेंगे। आपको बता दें कि आईपैक के ठिकानों पर रेड के बाद ईडी डायरेक्टर का यह पहला बंगाल दौरा होगा। आईपैक के ठिकानों पर रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी और वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल गई थी। ईडी डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ईडी वर्सेस दीदी, अब ये मसला और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को झटका लगा था, लेकिन इस मामले में अब नई बात यह है कि ईडी के डायरेक्टर कल पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। अब उनके जाने से ये केस क्या नया मोड़ लेगा, ये बताएंगे मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। जी अतुल, बताइए क्या जानकारी इस डिटेल से जुड़ी हुई। देखिए प्राची, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो ईडी डायरेक्टर है राहुल नवीन, वो कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। 4 बजे की उनकी फ्लाइट है दिल्ली से और वो तकरीबन माना जा रहा है कि 6 सवा 6 करीब पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता राजधानी जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वो ईडी जो अधिकारी हैं, चाहे वो स्पेशल डायरेक्टर हो, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हो और जो डीडी जितने भी लोग आईपैक रेड्स के अंदर शामिल थे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ईडी डायरेक्टर की एक पहल है कि जिस तरीके से पूरा विवाद खड़ा हुआ, खुद ममता बनर्जी जो है वो आईपैक रेड जो प्रतीक जो जैन है उनके ठिकानों पर पहुंच गई थी जब ईडी वहां पर रेड्स कर रही थी, तो उन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। क्या क्या जानकारियां, क्या क्या एविडेंस इकट्ठा किए हैं ईडी अधिकारियों ने, वो उनसे डिस्कस करेंगे। एक बड़ी मीटिंग होगी कोलकाता के अंदर जिसमें राहुल नवीन जो है वो तमाम डिटेल्स लेंगे, उन अधिकारियों से मिलेंगे जो पश्चिम बंगाल में आईपैक रेड के दौरान वहां पर मौजूद थे और जो खुद मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, कोलकाता कमिश्नर है, वो मौके पर पहुंच गए थे। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ईडी को एक बड़ी जीत मिली थी, जब ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, और अब जब ईडी डायरेक्टर जाएंगे तो वहां अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ईडी के खिलाफ सियासी पिच ममता बनर्जी तैयार कर रही हैं, लेकिन इसमें उन्हीं के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 24 नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर को आज कुर्क किया जा रहा है। यह घर संभल के दीपासराय इलाके में है जहां हिंसा हुई थी। शारिक साठा पर 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शारिक साठा पर मर्डर, आर्म्स एक्ट और संभल हिंसा से जुड़े मामले भी शामिल हैं। साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है। शारिक साठा इस वक्त दुबई से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया ताकि उसे दुबई से भारत लाया जा सके। शारिक 2020 में दिल्ली के एक फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। आरोप है कि उसने दुबई में बैठकर संभल हिंसा की साजिश रची, भीड़ को भड़काया और हथियारों के लिए फंडिंग की। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के गैंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से होने का संदेह है। वो सोने की तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई में भी शामिल बताया जा रहा है, लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तो वो दुबई में बैठा हुआ है, लेकिन संभल में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे कुर्क करने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें संभल से आपके सामने हैं। इसके अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जिस पर 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासनिक अमला इस वक्त ढोल के साथ पहुंच चुका है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये है, इनको दे दो, पढ़ के दे दो। तो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। संभल संवेदनशील इलाका है, इसलिए कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस पहुंची है तो पूरा पुलिस का जो महकमा है, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है ताकि कुर्की की इस कार्रवाई में कोई विघ्न पैदा करने की कोशिश ना करे। इसके बहाने कोई संभल में
साजिश रचने की कोशिश ना करें, माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। लेकिन इतना आप तय समझिए कि संभल में जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, संभल में जिसने लोगों को भड़काकर हथियारों के लिए फंडिंग की, वो शख्स बेशक चाहे दुबई में क्यों ना बैठा हो, उसकी संपत्ति को फिलहाल कुर्क करने का काम किया जा रहा है। और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि शारिक साठा की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, उसके घर को कुर्क किया जाए। कुर्क का मतलब यह है कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तो वो कार्रवाई इस वक्त महकमे की तरफ से की जा रही है। अपराध संख्या 340/24 DNS थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र शायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CGM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के तो आपने तस्वीरें देख ली। इस वक्त कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रॉपर्टी तो जब्त की जा रही है, उसकी संपत्ति को प्रशासन अपने कब्जे में ले रहा है, लेकिन ये शारिक साठा जो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, 69 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं, उसे भारत लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जब संभल हिंसा हुई थी साल 2024 में, तो उस दौरान जो हथियारों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था, उसके लिए फंडिंग करने का आरोप जो है वो शारिक साठा पर है। शारिक साठा जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है और उसके ऊपर 69 मुकदमे हैं। संभल हिंसा से जुड़े 4 मुकदमे उसके ऊपर हैं और उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था कोर्ट से, चंदोसी कोर्ट से, संभल की चंदोसी कोर्ट से, जिसके बाद 30 दिनों के भीतर उसे पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस ने जो है पूरा स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने धारा 85 यानी BNS की धारा 85 के तहत कुर्की के आदेश दिए उसकी चल अचल संपत्ति को लेकर। और शारिक साठा का घर जो है वो संभल के बेहद संवेदनशील इलाके दीपा सराय में है। दीपा सराय वही इलाका है प्राची जहां से हिंसा शुरू हुई थी। दीपा सराय वही इलाका है जहां पर इलाके के सांसद, संभल के सांसद का निजी आवास है और बेहद सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यहीं पर बिजली चोरी के मामले भी सामने आए थे और अब शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करके पुलिस जो है पूरा स्टेटस रिपोर्ट CGM कोर्ट चंदोसी में अपनी रिपोर्ट दायर करेगी और कोर्ट का साफ आदेश है कि अगले आदेश तक इसे कुर्क रखा जाए। तो फिलहाल कुर्की का आदेश हुआ है। कुर्की का आदेश के तहत जो है पुलिस उनके घर पर पहुंची है, शारिक साठा के घर पर पहुंची है और वहां पर जो भी घर का सदस्य मौजूद होगा पहले उसे कोर्ट के आदेश को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का आदेश की एक कॉपी उसे दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा कि आप घर खाली कर दे, क्योंकि अब ये कुर्क किया जाएगा। और बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची है, क्योंकि जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाकर ये बताया जाता है कि इस कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये कुर्की हो रही है। फिलहाल दीपा सराय बेहद सेंसिटिव इलाका है, तो लिहाजा एहतियात बरतते हुए संभल जिला पुलिस की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस वालों की वहां पे तैनाती की गई है। जो आला अधिकारी हैं संभल पुलिस के, वो इस वक्त मौके पर हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ पाए। एक बार फिर आपको बता दूं, 4 मुकदमे संभल हिंसा से जुड़े शारिक साठा के ऊपर दर्ज है। 69 मुकदमों में वो वांछित है और लगातार फरार चल रहा है। हालांकि उसकी लोकेशन जो है लास्ट वो दुबई थी और उसके जो है लिंक ISI से भी स्टैब्लिश होते हुए कई बार देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तो जांच में जुटी हुई है और उसी कदम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से जो संभल से तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। संभल में इस वक्त जो पुलिस महकमा है वो कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची है। जब कुर्की की कार्रवाई की जाती है तो पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचती है और बाकायदा अनाउंसमेंट्स के जरिए बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति को जब्त करने का काम हो रहा है। आप संभल से देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो आपके लिए जान लेना भी जरूरी है कि जो दीपा सराय इलाका है, संवेदनशील इलाका है, यहीं पर संभल के सांसद का भी घर है और यहीं पर शारिक साठा का घर है, जिसको कुर्क करने के लिए इस वक्त प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। अब एक एक मास्टरमाइंड का, एक एक गुनहगार का हिसाब होगा, ये तो तय है, लेकिन शारिक साठा के बारे में क्या जानकारी कुमार आपके पास है? उसको भारत लाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये भी जानकारी दीजिए।
देखिए बिल्कुल प्राची, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टॉप ऑफिशियल से बात हुई संभल पुलिस के, तो उनका साफ तौर पर कहना था कुर्की का आदेश हुआ है, कुर्की के आदेश की रिपोर्ट जो है वो पुलिस अब सीजीएम कोर्ट चंदौसी में पेश करेगी, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए जो है पुलिस को मदद मिलेगी और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। पुलिस लगातार जो है संपर्क में है हायर अथॉरिटी के, ताकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा सके। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि कुर्की करके सारिक साठा के घर की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट में दी जा सके। उसके बाद कोर्ट का आदेश हो, आगे क्या होगा उसके ऊपर जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। उस रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद जो दुबई है, दुबई पुलिस से भी जो है संपर्क करेगी भारतीय एजेंसियां, जिसके बाद उसके भारत लाने की जो है ठीक है, दुबई में बैठकर संभल को दहलाने की साजिश रची गई, हथियारों के लिए पैसों की फंडिंग की गई। 69 आपराधिक मामले शारिक साठा पे दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। शुक्रिया आपका कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रहा है वो आप सुनिए। साधारण को सूचित किया जाता है कि सारिक साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी पजाया, थाना पजाया दीपासराय, थाना नखासा, जिला संभल, 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था, अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है। इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNSS की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज दबाव के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। इसलिए अभियुक्त अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। संभल में हिंसा भड़काने वालों पर तो इस वक्त शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन सवाल नोएडा में खड़ा होता है इंजीनियर युवराज मेहता के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। फिलहाल युवराज मेहता की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुल गई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर अभय कुमार को अरेस्ट कर लिया है, जिसकी आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। हादसे वाली जगह पर एसआईटी पहुंच गई है। लापरवाही वाले एंगल से पूरी जांच की जा रही है। 5 दिनों के भीतर एसआईटी शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्डर अभय कुमार रियल एस्टेट कंपनी MZ विजटाउन प्लानर्स का डायरेक्टर है और वो उन 2 बिल्डर्स में से एक है जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस मामले में बनी एसआईटी आज नोएडा के कई बड़े अफसरों से पूछताछ भी कर सकती है। इस बीच वारदात के करीब 70 घंटे बाद एनडीआरएफ ने इंजीनियर युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाल लिया है। इस दौरान कार की विंड स्क्रीन साफ साफ टूटी नजर आ रही है। वहीं कार का सनरूफ भी खुला हुआ है, जिससे साफ है कि युवराज ने कार की छत पर बैठकर अपने फोन की फ्लैशलाइट से मदद की गुहार लगाई थी। वो बार बार फ्लैशलाइट के जरिए अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में युवराज मेहता की जान नहीं बच पाई। पहली लापरवाही ये कि उस गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। दूसरी लापरवाही ये कि जब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, उसके बावजूद युवराज को बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एंट्री ली और अब एक्शन लगातार जारी है। एसआईटी इस वक्त जांच में जुटी हुई है। टीम ये पता लगाने में जुटी है कि युवराज को बचाने के लिए पूरे 2 घंटे थे, लेकिन फिर भी उसे क्यों नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू में देरी क्यों हुई, मामले में लापरवाही कहां हुई और किससे हुई, कौन है युवराज मेहता के गुनहगार। पिछले 6 साल से वो गड्ढा और नाला खुला क्यों रखा गया था। 31 दिसंबर के हादसे के बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद क्यों नहीं टूटी। क्या किसी मौत का इंतजार किया जा रहा था। इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी ढूंढने में लगी हुई है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार 2 घंटे होने के बावजूद भी युवराज मेहता को उस गड्ढे से क्यों नहीं निकाला गया, उसकी जान कैसे नहीं बच पाई। नोएडा के सेक्टर 150 में बड़ा हादसा हुआ, लेकिन नोएडा के कई इलाकों में हालात इससे कोई बहुत अलग नहीं है। नोएडा की कई पॉश इलाकों में खुले ड्रेन नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 105 में ड्रेन्स की क्या हालात हैं, इंडिया टीवी की टीम रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड पर उतरी। हमारी सहयोगी अनामिका की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे।
नोएडा के सेक्टर 150 में एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक 40 से 50 फुट गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है। वो गड्ढा पानी से भरा हुआ था, सुएज का पानी उसमें जा रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद अब नोएडा अथॉरिटी पे ये सवाल उठ रहे हैं कि नोएडा में ऐसे कितने जानलेवा गड्ढे और ओपन ड्रेनेज हैं। इसका रियलिटी चेक करते हुए इस समय हम नोएडा के सेक्टर 105 में पहुंचे हैं। ये नोएडा की सबसे पॉश लोकेलिटी मानी जाती है, जहां पे आप देखेंगे कि करोड़ों के फ्लैट है, कई हाई राइजिंग सोसाइटियां हैं। लेकिन इस सोसाइटी के ठीक 100 मीटर आगे यहाँ पे आपको एक ओपन ड्रेनेज भी नजर आएगा, जो कि गंदे पानी से भरा हुआ है। ये सूएज का पानी है और इसमें मल मूत्र, गंदगी, पन्नी सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। और ये एक ओपन ड्रेन है, जिसकी वजह से इस इलाके में बदबू भी आती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जो ओपन ड्रेन है ये सर्विस लेन से जुड़ा हुआ है। यानी अगर कोई गाड़ी यहाँ से रात को जीरो विजिबिलिटी में गुजरती है और अगर उसको अंदाजा उसका चूकता है तो वो सीधा इस ड्रेन में जाके गिरेगा, जो कि कई गहरा है। लगभग 6 फुट का ये है, जिसमें अभी 3 से 4 फुट की गंदगी पानी भरा हुआ है। इसमें मच्छर पनप रहे हैं, मक्खी पनप रही है, कीटाणु है, बदबू आ रही है। और ये जो मच्छर मक्खी है ये इसी हाई राइज सोसाइटी में जाते हैं और यहाँ के लोगों को बीमार भी करते हैं। यानी नोएडा की सबसे पॉश जो इलाका है वो इस समय खतरा बना हुआ है। अब ये लापरवाही सिर्फ सेक्टर 105 में नहीं है। इंडिया टीवी की टीम जब नोएडा के सेक्टर 103 में पहुंची तो सड़क से लगा एक नाला खुला मिला, जिसमें बैलेंस बिगड़ने पर या फिर जीरो विजिबिलिटी होने पर कोई भी गाड़ी गिर सकती है, कोई भी बड़ा हादसा फिर हो सकता है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 3 में मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको हर तरफ से गाड़ियां ही गाड़ियां आती हुई नजर आ रही होंगी। ये सबसे व्यस्तम चौक नोएडा का माना जाता है। लेकिन इस चौक में नोएडा कितना साफ है, स्वच्छ है और कितना सेफ है, इसकी एक तस्वीर ये नाला बता रहा है, ये ओपन ड्रेन बता रहा है। अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पे भूले भटके, ये जो टू व्हीलर आ रहे हैं और रात को अगर ये भूले भटके थोड़ा सा अगर अपना एक्सट्रीम राइट ले लेते हैं तो वो सीधा इस नाले में, इस ओपन ड्रेन में जा गिरेंगे। लगभग ये 15 फुट बड़ा ये नाला है जो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी ने खुला छोड़ा हुआ है। ये एक किसी भी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है, कोई भी यहाँ पे गिर सकता है। देखिए, और अगर आप ये पानी देखेंगे तो ये एक गटर का पानी है, यहाँ पे पूरा गटर बह रहा है और इसको शायद दुर्घटना को बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे ये लोहे के पिलर लगा दिए हैं। लेकिन ये लगभग आधे किलोमीटर दूर जाता हुआ नाला है और बिल्कुल जो मेन रोड है 103 की उससे सटा हुआ है। बीच में कुछ पेड़ है, लेकिन कहीं जगह पे किसी जगह पे इतना खाली जगह भी है, इतनी खाली स्पेस है। आप देखिए, ये छोटे पेड़ किसी भी गाड़ी को इस नाले में गिरने से नहीं बचा सकते हैं। जैसे सेक्टर 150 में हुआ वैसा ही हादसा यहाँ पे किसी के भी साथ सेक्टर 103 में हो सकता है। इतना बड़ा ये नाला है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी, यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियां एक साथ आ सकती है। और कितना गहरा है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी पूरा भरा हुआ है, इसमें गंदा पानी बह रहा है। और जो कहा जाता है कि नोएडा बहुत साफ है, स्वच्छ है, कितना साफ। तो नोएडा के सेक्टर 150 में घटना होने के बाद नोएडा अथॉरिटी जागी, वहां बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी गई, वहां कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बाकी जगह जो हम दिखा रहे हैं वहां पर नोएडा अथॉरिटी कब जागेगी और कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केजीएमयू में धर्मांतरण केस की, जहां आरोपी डॉक्टर रमीज से पूछताछ में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टर रमीज से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर डॉक्टर रमीज का मोबाइल, 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। रमीज के मोबाइल से कई नंबर और चैट डिलीट हैं, जिन्हें अब फॉरेंसिक टीम रिकवर कर रही है। रमीज ने अपने लैपटॉप में हिंदू लड़कियों का अलग फोल्डर बना रखा था। हिंदू लड़कियों के फोल्डर में जन्नत नाम दिया गया था। रमीज के लैपटॉप से कई अश्लील वीडियो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन अश्लील वीडियोस के जरिए रमीज लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और धर्मांतरण का पूरा खेल रमीज किया करता था। वो सफेद पोश डॉक्टर जिनका काम जान बचाना है, वो जब प्रताड़ित करते हैं, वो जब मजहब के नाम पर लड़कियों को टारगेट करते हैं तो तस्वीरें कुछ ऐसी आती हैं।
तो केजीएमयू में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ, रमीज को पकड़ा गया और जैसे जैसे अब रमीज के पास से जो चीजें बरामद हो रही हैं उनको खंगाला जा रहा है तो बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। और कितनी हिंदू लड़कियां रमीज के टारगेट पर थीं ये भी धीरे धीरे करके अब पुलिस को पता चल रहा है। रमीज के लैपटॉप से बकायदा हिंदू लड़कियों का एक फोल्डर बरामद किया गया है जिसका नाम जन्नत रखा गया था। उसके लैपटॉप से कई अश्लील वीडियो भी बरामद की गई हैं। वो अश्लील वीडियो जिनके जरिए रमीज हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन पर दबाव बनाया करता था, उन्हें डराया करता था और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया करता था। केजीएमयू केस में बड़ा खुलासा हुआ है और फिर एक बार सवाल खड़े हो गए हैं कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे होते हैं उन डॉक्टर्स को ये जिहादी मानसिकता कौन सिखा रहा है, उन डॉक्टर्स के अंदर एक कट्टरपंथी वाली सोच कौन पैदा कर रहा है, ये नेक्सस कितना बड़ा है, रमीज के कितने मददगार हैं और रमीज के टारगेट पर कौन कौन था या इससे पहले रमीज ने किन किन हिंदू लड़कियों को टारगेट पर लिया था। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। विशाल, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। पहला ये कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स के दिमाग में ये जहरीली सोच कौन भर रहा है और दूसरा सवाल ये कि रमीज के टारगेट पर कितनी हिंदू लड़कियां थीं, कितनी हिंदू लड़कियों को उसने प्रताड़ित किया था। देखिए प्राची, इस पूरे मामले में जो केजीएमयू का आरोपी डॉक्टर रमीज है उससे जो पुलिस ने पूछताछ की है उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे आए हैं वो हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, किस तरीके से वो हिंदू लड़कियों के अपने मोबाइल फ़ोन में बाकायदा अश्लील चैट रखता था, उनके वीडियोज़ रखता था, फोटोज़ रखता था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये जो संख्या है वो 1-2 की नहीं है बल्कि संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की है। तो ये भी माना जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए वो बाकायदा लड़कियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता था और जो इस बात से इनकार करता था उसके अश्लील वीडियो चैट्स को, उसकी फोटोज को, उसकी वीडियोस को वायरल करने की धमकी भी देता था। और जो 2 उसके लैपटॉप पुलिस को बरामद हुए हैं रमीज के पोजीशन से, उसके कब्जे से, उसमें चौंकाने वाले खुलासे इस बात के भी मिले हैं। कई सारे ऐसे ऑब्सीन चैट्स मिले हैं, ऑब्सीन लोगों के बारे में जानकारियां मिली हैं जो बताता है कि यह गिरोह कितनी ज्यादा संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ उसके मोबाइल फोन के बल्कि उसके लैपटॉप को भी बाकायदा फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है क्योंकि